So hello and welcome on my YouTube channel Nursing Comrade. Today we are discussing about hemorrhoids या फिर पाइल्स। बहुत दिनों बाद यार एक मुलाकात हुई है जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही स्वीट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स। पाइल्स को ही हम हेमरॉइड्स बोलते हैं, हेमरॉइड्स को ही हम पाइल्स बोलते हैं। ये दोनों एक ही वर्ड है, एक ही नाम है, सॉरी वर्ड अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है। हेमरॉइड्स भी बोल सकते हैं और हम पाइल्स भी बोल सकते हैं। जनरली टॉपिक पे अगर डिस्कस करें तो जनरली पाइल्स का मीन्स क्या होता है? स्वेलन इन्फ्लाम्ड वेन अराउंड द एनस लोअर रेक्टम। मतलब जो लोअर रेक्टम वाला पार्ट है या फिर एनस वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो वेन्स होती हैं एनल वेन्स, उनमें क्या होता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है, वो स्वेलन सूजन आ जाती है उन जगह पे, जिसकी वजह से जो वेन है वो प्रोट्रूज होने लग जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ये बहुत मेन या फिर वोमेन दोनों में हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैन में होगा या फिर वोमेन में होगा, किसी में भी हो सकता है। कोई इसका सेक्स का कोई वो नहीं है कि बाउंडेशन कि मैन में होगा या फिर वोमेन में होगा। लेकिन हाँ, अगर एज की बात करें तो ये मोस्टली 50 एज वालों में, मतलब 50 या 50 प्लस एज वालों में बहुत ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर इसके टाइप्स की बात अपन कर लेते हैं तो दो टाइप्स के हेमरॉइड होते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड और इंटरनल हेमरॉइड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल हेमरॉइड इसका मतलब ये विजिबल होंगे और इंटरनल हेमरॉइड इसका मतलब ये नॉन विजिबल होंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है विजिबल और नॉन विजिबल। एक्सटर्नल सीधी सी बात है, अगर बॉडी के बाहर की तरफ अगर पाइल्स जनरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, और अगर अंदर की तरफ में बॉडी के अंदर अगर पाइल्स हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल हेमरॉइड्स, जिसको विजिबल या नॉन विजिबल भी बोल सकते हैं। कॉजेज़ की बात करें कि हेमरॉइड्स को कैसे हो रहा है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हेमरॉइड हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, बहुत लंबे समय से अगर कोई पेशेंट या फिर मतलब कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है या फिर बहुत लंबे टाइम तक बैठा है तो उसकी वजह से पाइल्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है एब्डोमिनल प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है और वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से पाइल्स हो सकते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी दवाइयाँ लेने से और आफ्टर प्रेगनेंसी ये पाइल्स ख़त्म हो जाते हैं। ट्यूमर इन कोलन वाले पार्ट में अगर ट्यूमर हो गया है तो उस वजह से हेमरॉइड्स हो सकते हैं। रेक्टल सर्जरी और इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई है और वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया है तो उसकी वजह से हेमरॉइड्स हो सकते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमेन का अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से पाइल्स हो सकते हैं। ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा ओबेस मतलब मोटा, मतलब फैटी है, बहुत ज़्यादा है, ओबेस है, तो उसकी वजह से हेमरॉइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके कॉजेज़ हो गए। अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें कि साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, जो पेशेंट है डिफिकेशन करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, उस टाइम पे उसको बहुत ही सीवियर तरीके से पेन होगा। मेलेना जनरेट होगी पेशेंट को, अगर जब वो स्टूल पास आउट करेगा तो उसके साथ साथ में क्या होगा कि ब्लड भी आएगा, ब्लड का कंटेंट भी उसके साथ साथ स्टूल में प्रेजेंट मिलेगा, इसकी वजह से मेलेना हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि डिफिकेशन के टाइम पे, स्टूल पास आउट करने के टाइम पे पेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेन होगा पेशेंट को, तो प्रॉपर तरीके से वो स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी कंडीशन वर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम एनस, एनस से ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलने लग जाएगा, रेड कलर का, बहुत ही ब्राइट अगर कलर की बात करें तो वो निकलने लग जाएगा। विजिबल पाल्पेबल मास, भाई पाल्स हो रहा है, अगर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और वेन जो है वो स्वेलिंग आ रही है, वेन में वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें एक पाल्पेबल मास, एक मास टाइप का मतलब एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी वहाँ पे पाल्पेबल बाहर निकली हुई, उसको बोलेंगे अपन विजिबल पाल्पेबल मास। एनीमिया, भाई पेशेंट का ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम एनस, अगर पेशेंट का एनस से बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से ब्लड लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे पेशेंट के बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से एक कंडीशन अराइज हो जाएगी जिसको बोलेंगे एनीमिया। रेक्टल पेन होगा पेशेंट को, रेक्टल वाले पार्ट में पेन होगा, जाहिर सी बात है पेन तो होना ही है। तो ये सारे इसके साइन सिम्टम्स में आ गए। डायग्नोस्टिक, अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि पहले की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। पैथोफिजियोलॉजी जनरली कुछ नहीं है, वही जैसे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा पेशेंट का
एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एनल जो वेन है उनका डायलेशन होने लग जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन या फिर एब्डोमिनल प्रेशर बहुत लॉन्ग टाइम तक है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक है, वो ट्रीट नहीं किया गया, तो उसकी वजह से जो वेन हुए उनका परमानेंट डायलेशन हो जाएगा और उस जगह पे हेमरेज डेवलप हो जाएंगे और वहाँ क्या होगा कि ब्लीडिंग होने लग जाएगी एनस वाले पार्ट से। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की बात करें कि अब डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन क्या होगा, तो डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन सबसे पहले तो साइन सिम्टम्स, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके के पाइल्स होते हैं। अगर एक्सटर्नल पाइल्स है तो भी हम देख के बता सकते हैं कि उसको पाइल्स है, हेमरोइड्स है, और इंटरनल है तो हम उसको एग्जामिन करके बता सकते हैं। लेकिन अपन जनरल और अपन साइन सिम्टम्स से भी पता चला सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मलेना हो रहा है, ब्राइट रेड का वो कलर का ब्लड निकल रहा है, पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ अपन देख के पता लगा सकते हैं। बेरियम एनेमा, बेरियम एनेमा अपन क्या होता है, एनेमा कोटेड बेरियम होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट डेवलप होती है। वो बहुत से क्या होता है ऑर्गन ऐसे होते हैं बॉडी के जिसमें एक्सरे कर पाना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्या करेगा, इसकी अंदर की इमेज दे देगा, जो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है उसकी इमेजेस दे देगा हमारे लिए थोड़ी सी, जिसकी वजह से हम उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी डिफॉर्मिटी आ रही है उसका पता लग जाएगा। दूसरा है एनोस्कोपी। एनोस्कोपी में अपन बेसिकली क्या करते हैं कि जो एनस वाला पार्ट होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं एनोस्कोपी की मदद से, जिसको बोलते हैं अपन एनोस्कोपी। सिग्मोइडस्कोपी क्या होती है, सिग्मोइड कॉलन वाला या लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है उसकी स्टडी अपन करते हैं सिग्मोइड स्कोप के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मोइडस्कोपी। ठीक है, प्रोक्टोस्कोपी क्या होती है, प्रोक्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से अपन जो एनस या फिर लोअर रेक्टल वाला जो पार्ट होता है उसकी अंदर की तरफ से अपन स्टडी करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी। ये सारे डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन में आ गए। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो मेडिकल मैनेजमेंट में होगा स्टूल सॉफ्टनर अपन पेशेंट को देंगे, क्योंकि पेशेंट को स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, जो स्टूल पास आउट करेगा पेशेंट उसको ही अपन सॉफ्ट बना देंगे, जिसकी वजह से उसको जो पेन हो रहा था वो कम हो जाएगा। हाई फाइबर डाइट देंगे पेशेंट को खाने में अगर अपन हाई फाइबर डाइट देंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा फाइबर डाइट का। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हेमरोइडोक्टोमी। हेमरोइडोक्टोमी क्या होती है एक्चुअली, कि जो हेमरोइड्स या फिर पाइल्स डेवलप हो रहा था जिस जगह पे, उस पाइल्स को अपन, हेमरोइड को अपन क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन हेमरोइडोक्टोमी बोलते हैं। क्रायो सर्जरी में अपन बेसिकली होता क्या है, क्रायो सर्जरी में अपन कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं क्रायो सर्जरी। इसमें क्या करते हैं अपन कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से जनरेट होने वाली कोल्ड को हम जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल्स है, उस पर अपन उसको सीधा टच कराते हैं उस कोल्ड को। जब कोल्ड को अपन सीधा टच कराया तो वहाँ पे क्या होगा कि जो टिश्यू या फिर सेल्स था टारगेट उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्रायो सर्जरी बोलते हैं। लेज़र सर्जरी अपन जैसे कि अपन मान के चलो कट लगा के या फिर अपन जो जनरल सर्जरी होती है उसकी वजह से उससे अपन सर्जरी नहीं कर रहे और अपन क्या करते हैं, लेज़र लाइट की मदद से अपन सर्जरी करते हैं और जो टिश्यू या फिर जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेज़र सर्जरी। तो ये सारी चीज़ सर्जिकल मैनेजमेंट में आ गई। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन को क्या, नर्सिंग स्टाफ को क्या बोलना है कि जिस पेशेंट को अगर पाइल्स हो रहा है तो उसको सिट्स बाथ के लिए बोलना है। ठीक है, सिट्स बाथ एक्चुअली में क्या होती है कि गुनगुने पानी में पेशेंट को बोलना है कि अगर एक पॉट में या फिर एक परात में जो भी अपने पास कोई भी सामान हो उसमें अपन को क्या करना है, गुनगुना पानी करना है और गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ी देर बैठना है। तो उसको अपन सिट्स बात बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो अगर एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको तो होगा क्या, हेमरेज क्या होता है बेसिकली, स्वेलन इन्फ्लामेड वेन अराउंड द एनस और लोअर रेक्टम वाला पार्ट होता है उसके चारों ओर या फिर वहाँ पे जो वेन्स होती हैं, एनल वेन्स, वो सोलो हो जाती है और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो जाता है। मेन वुमेन दोनों में हो सकता है। टाइप की अगर बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इसका कॉज, अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से खड़ा है या बैठा है उसकी वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। कोलोन में अगर ट्यूमर हो गया उसकी वजह से हो सकता है। रेक्टल सर्जरी हुई हो, इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओबेस पर्सन के भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन सिम्टम्स की बात करें तो डिफिकेशन के टाइम पे, स्टूल पास आउट करने के टाइम पे पेन होगा पेशेंट को, मेलेना डेवलप होगा। मेलेना क्या होगा,
जो स्टूल पास आउट करेगा उसमें ब्लड आएगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्लड आने के चांसेस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी पेशेंट को, ये विजिबल पाल्पेबल मास डेवलप हो जाएगा उस जगह पे, एनेमिया हो जाएगा, रेक्टल पेन डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन साइन सिम्टम्स में आगे। डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो बेरियम एनेमा यूज़ कर सकते हैं, साइन सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं, एनोस्कोपी सिग्मोइडस्कोपी कर सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अगर मेडिकली की बात करें तो स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। सर्जिकली मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हेमरेटोक्टोमी कर सकते हैं यहाँ पे, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं और लेज़र सर्जरी भी यहाँ पे कर सकते हैं। अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन ऑफ एनल वेन, एनल वेन का डायलेशन हो जाता है। अगर ये कंडीशन बहुत ही लंबे टाइम तक है तो ये परमानेंट सिचुएशन में भी जा सकती है, जिसकी वजह से परमानेंट डायलेशन हो जाता है वेन का, और उस जगह से एनएस वाले एनएस से क्या होगा कि ब्लीडिंग होने चालू हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हेमरॉइड के बारे में था, बहुत ही स्वीट सा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। तो हेमरॉइड के बारे में आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।